नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा, इकोनॉमी रिलेटेड डिस्कस करूँगा और इन्वेस्टमेंट से कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। स्पेसिफिकली रिस्क और रिटर्न की बात करूँगा और ये जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक कंडीशन है, जो स्थिति चल रही है, आर्थिक स्थिति, तो उस सिचुएशन में हमारे लिए कहाँ रिस्क पैदा हो रहा है, कौन-सा फैक्टर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तैयार कर रहा है इस सिचुएशन में। तो अगर हम देखें, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो एक देश की इकोनॉमी में एक नेचुरल फिनोमिना है, वो डिफ्लेशन की तरफ जाता है। और जब ये डिफ्लेशन की तरफ जाता है, तो देश की सरकार या कॉमन पब्लिक, अब हम लोग इस डिफ्लेशन से क्यों डर जाते हैं? दरअसल ये डिफ्लेशन से जो डर पैदा किया गया है समाज में और हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में, वो एक पूरी तरीके से मिथ है, वो एक बहाना है। और इस मिथ को, इस गलत चीज़ को जो रटाया गया है हमारे सोसाइटी में, वो कुछ पावरफुल लोगों के द्वारा रटाया गया है, फैलाया गया है, जो कि इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। उसमें आप ये भी बोल सकते हैं, उसमें वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स भी आती हैं। तो मैं क्या कह रहा था, एक किसी भी देश की इकोनॉमी की नॉर्मल टेंडेंसी है, डिफ्लेशन की तरफ वो जाती है। ये क्वाइट कॉमन फिनोमिना है। तो दरअसल जब हम अगर बात करते हैं किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं, तो एक देश, हम लोग को जो लगता है कि एक देश इकोनॉमिकली तभी ग्रो कर सकता है जब उस देश में कंजम्पशन बढ़ रहा हो। केवल कंजम्पशन से ही किसी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। ये धारणा दरअसल पूरी तरीके से गलत है। किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो या कोई भी देश इकोनॉमिकली ग्रो तभी करता है जब उस देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वहाँ से लोगों के पास, उस देश में लोगों के पास पैसा आता है और सेविंग बढ़ता है। और जो सेविंग बढ़ता है, जब लोगों के पास पैसा आता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी से, जब सब उस सोसाइटी में वेरियस क्लास ऑफ लोगों के पास जब पैसा आता है और उनकी जब सेविंग बढ़ती है, और उस पैसे को वो जब फर्दर प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, फर्दर बिजनेस में वो जब इन्वेस्ट करते हैं, वहीं से देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहता है। एक बहुत बड़ा मिथ रटाया गया है कि किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ उसके कंजम्पशन से ही आता है। अगर कंजम्पशन ना हो तो कोई देश इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकता है। देखिए, कंजम्पशन तभी आएगा, कंजम्पशन तो वैसे में ही होगा जब हम प्रोडक्टिविटी को अपना बढ़ा पाए और ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर करें जो लोगों की ज़रूरत है। अगर लोगों की ज़रूरत है, उस हिसाब से अगर हम सप्लाई को मेंटेन करें, तो कंजम्पशन अपने आप बढ़ेगी। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियली देश की इकोनॉमी बढ़ाई जा रही है या लोगों को दिखाया जा रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और ये आर्टिफिशियली इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे ला रहे हैं? वो है क्रेडिट फ्लो के द्वारा। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी जा रही है, जिसको हम क्रेडिट फ्लो कहते हैं। क्रेडिट फ्लो जब बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा आता है, लोग सामान का कंजम्पशन, लोग चीज़ें खरीदने लगते हैं और उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। लोग हाई प्राइस में भी वो चीज़ ले लेते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और यही इन्फ्लेशन आपकी करेंसी को या आपके वेल्थ को धीरे धीरे खा जाता है। यानी कि आपकी वेल्थ इस इन्फ्लेशन के वजह से धीरे धीरे आपके वेल्थ की वैल्यू घटती रहती है। चाइना का उदाहरण मैं बोलूँगा। चाइना रियल अपने देश में इकोनॉमिक ग्रोथ लाया है क्योंकि चाइना ने प्रोडक्टिविटी पे काम किया। उसने अपने देश की प्रोडक्टिविटी में काम किया, उसने प्रोडक्शन बढ़ाया, उसने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया, जिससे कि चाइना रियली ग्रो किया है। केवल स्टॉक मार्केट देखकर आप
किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उधर मैं यूएस की बात करूँ, यूएस जब तक आप अगर देखेंगे सिविल वॉर से 19वीं सेंचुरी तक खत्म होने तक यूएस ग्रो किया। जब यूएस ने अपने देश में क्रेडिट फ्लो बढ़ाया, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ी, वहाँ पे धीरे-धीरे करके आपने देखा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ जो था वो धीरे-धीरे कम होती गई। तो इन्फ्लेशन का बढ़े रहना, ये आपके और हमारे जो कॉमन पब्लिक है, हमारे वेल्थ के लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारे पैसे के लिए हानिकारक है। लेकिन ये सरकार के लिए अच्छा है। ये जो इन्फ्लेशन है, मैं बोलूँगा सरकार टैक्स के हिसाब से यूज़ करती है इन्फ्लेशन को, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कमाना घटाना वो अपने तरीके से, जैसे सेंट्रल बैंकर्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को कमाना घटाना करती है अपने तरीके से। तो इंटरेस्ट रेट को जब वो कम करती है, क्रेडिट फ्लो बढ़ जाता है, क्रेडिट लोगों के पास पैसा जब आता है, लोग चीज़ें खरीदने लगते हैं, लोग लोन सस्ते, जब लोन्स भी मिलते हैं लोन्स लेने लगते हैं, घर खरीदने लगते हैं। तो ऐसे सब चीज़ जब पैसों का अवेलेबिलिटी होता है, लोग उसको ज़्यादा दाम पर भी खरीदने लगते हैं, वहीं से महंगाई बढ़ती रहती है। अब ये इन्फ्लेशन का बढ़ना हमारे वेल्थ के लिए, हमारे पूंजी के लिए, कॉमन पब्लिक की अगर मैं बात करूँ, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। और पूरे वर्ल्ड की सरकार इसको अब अस्त्र की तरह यूज़ कर रही है, टूल की तरह यूज़ कर रही है। और मैं तो ये कहूँगा ये इन्फ्लेशन भी वो टैक्स जैसा है, वो इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही है और हमसे ही पैसा ले रही है, जिससे कि वो अपने करंट डेफिसिट जो है, जो डेफिसिट है, करंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है, उसकी भरपाई कर सके। तो इन द शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा किसी भी देश के लिए अगर इकोनॉमी की मैं बात करूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँ, डिफ्लेशन अच्छी चीज़ है। महंगाई, इंटरेस्ट रेट जब नीचे की तरफ आ जाए, एकदम महंगाई कम हो जाए, तब बिजनेसेस कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, बिजनेसेस में कंपटीशन तैयार होता है और सब नए से नए जो बिजनेसेस हैं वो अपने इन्वेंशंस में ध्यान देती है। वो नए से नए, जब कंपटीशन बढ़ जाता है, हर कोई नया ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहती है, हर कोई टेक्नोलॉजिकली कोई ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहती है जो कि अच्छा हो, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी से ही इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। यानी कि डिफ्लेशन अच्छा है एक्चुअली हम किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए। आप इकोनॉमिक ग्रोथ को आर्टिफिशियली बूस्ट करने के चक्कर में क्रेडिट फ्लो लाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कि महंगाई आती है। और महंगाई एक आर्टिफिशियल बूस्ट किया, और एक महंगाई जो बढ़ जाना वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। और सरकारें कहती हैं, दिखाने की कोशिश करती हैं कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो उससे देश में उससे ग्रोथ आएगी। लेकिन रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर उदाहरण बोलूँ, वो चाइना भी ग्रो किया है अपने प्रोडक्टिविटी के कारण। अपने प्रोडक्टिविटी आर्टिफिशियली बूस्ट करके आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकते हैं। एक ही सिर्फ तरीका है अगर आप अपने देश की इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं, वो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। आपको मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना पड़ेगा। और चाइना भी, कोई विश्वास नहीं कर रहा था उस समय चाइना नहीं ग्रो कर पाएगा, आज चाइना उसी स्ट्रैटेजी पे ऊपर गया है। चाइना ने प्रोडक्टिविटी में काम किया है। यूएस भी जो ग्रो किया था, आपने जब सिविल वॉर से, मैंने पहले कुछ मिनट पहले ही कहा, सिविल वॉर से 19वीं सेंचुरी के एंड तक जो यूएसए में ग्रोथ दिखी, तब अगर आप देखिए उस समय इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ था, महंगाई नीचे थी, उसी टाइम पे यूएस एक्चुअली ग्रो किया था। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आती है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया जिस हिसाब से इंडिया को ग्रो करना था, अगर आप वास्तविक रूप में देखेंगे आज के दिन, जो लोगों ने अनुमान किया था 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो उस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया नहीं कर पाया है, एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं तैयार हो पाया है। और ये कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट दिखा है कि हम सर्विस पर ही डिपेंडेंट रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम कम खर्च में, हमारा एक ऐसा ही एम रह गया था कि हम कम खर्च में सामान लेंगे दूसरे देशों से, चाइना से लेंगे रॉ मटेरियल, यहाँ से हम सब असेंबल करेंगे, बस यही। लेकिन अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे हमने काम नहीं किया, क्योंकि वो उस समय हम लोगों को लगा वो एक्सपेंसिव रहेगा। लेकिन उस समय हो सकता है वो सैक्रिफाइसेस होते, लेकिन अगर वो 20-25 साल बाद या 15 साल पहले भी अगर हमने ये चालू किया होता, तो वो सैक्रिफाइस करना पड़ता, उसकी वजह से बहुत चीज़ें इफेक्टेड होती। लेकिन आज के दिन हम सेल्फ सफिशिएंट रहते बहुत चीज़ों में, जो आज हम नहीं हैं, जो सबको दिखते हुए नज़र आ रहा है।
तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात में अब अगर जाऊँ, ये तो मैंने इकोनॉमी की बात कही। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा चीज़ है, 2 चीज़ आती है। आप इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न के लिए, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न की बात करते हैं तो वहाँ रिस्क भी आता है। तो रिस्क और रिटर्न दोनों प्रोपोर्शनेट हैं। आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे, आपको उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। आप जितना कम रिस्क लेंगे, आपको उतना ही कम रिटर्न की आशा रखनी चाहिए। ये सबसे पहला मूल मंत्र मैं बोलूँगा, ये आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। आप अगर एकदम रिस्क नहीं लेंगे, आपका कहाँ लॉस है? आपको ये भी सोचना पड़ेगा, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और आप अगर सोच रहे हैं 6-7% 6% रिटर्न की, तो उस रिटर्न को तो ये महंगाई खा जाएगी और आपकी वैल्यू घटती रहेगी। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आपको उस रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा सटीक तरीके से। क्यों मैं रिस्क में जोर दे रहा हूँ? देखिए, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स की भी अगर मैं बात करूं, इतने फ्लक्चुएशंस बढ़ गए हैं कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में भी, जिसको हम लोग एक समय में सेफ साइड इन्वेस्टमेंट देखते थे, वो भी धीरे-धीरे रिस्की होती जा रही है। तो आपको रिस्क हमेशा से ही, इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं, आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। और रिस्क मैनेज करने के तरीके मैंने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस किए हैं। और रिस्क का बढ़ना, वही मैं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस। अब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे क्यों करती है? क्यों इंटरेस्ट रेट में सेंट्रल बैंकर्स को बार-बार हाथ देना पड़ता है? वो है आपके करेंसी में फ्लक्चुएशंस आना। आपके करेंसी के वैल्यू में जब फ्लक्चुएशंस आता है, ऊपर नीचे करती है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंकर्स को वो संभालना पड़ता है और उनको इंटरेस्ट रेट को उस सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे करना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट में इतने फ्लक्चुएशंस बढ़ने का कारण ये भी है, जब वर्ल्ड में एक समय गोल्ड बैक्ड करेंसी हुआ करती थी, जो रिजर्व करेंसी हुआ करती थी, उसको हम गोल्ड से पे किया करते थे, गोल्ड बैक वो करेंसी हुआ करती थी। लेकिन जब इस गोल्ड स्टैंडर्ड को हमने हटा दिया, तो वहीं से करेंसी में भी रिस्क आया। और आपको पता है यूएसए ने किस हिसाब से गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाया, वो भी अपने मतलब के लिए। जब गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया, जिसके कारण पेपर फॉर्म ऑफ मनी, हम लोग अपने, जब सिचुएशन आने लगा वैसे, अपने मतलब के लिए सरकार उस सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने पेपर फॉर्म ऑफ करेंसी प्रिंट करने चालू कर दिए। जब ज़्यादा पेपर फॉर्म ऑफ करेंसी प्रिंट करने चालू कर दिए, तो जो हम मनी फ्लो की बात करते हैं, मनी सप्लाई की बात करते हैं पूरे विश्व में, वो बढ़ने लगी। जब मनी सप्लाई बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। और इन्फ्लेशन जब बढ़ने लगा, तो वर्ल्ड की सारी सरकारें इस इन्फ्लेशन को ये दिखाने का कोशिश किया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को यूज करके वो देश वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्ल्ड को इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएंगे, जो कि एक एक्चुअली बहुत बड़ा मिथ है। तो ये छोटा सा मैंने डिस्कस इसलिए किया, क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड को, जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, करेंसी का जो बैकअप था गोल्ड, क्यों उसको हटा दिया गया। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस की, इतनी चीज़ें, इतने सिनेरियोज डिस्कस किए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये सब चीज़ें ही आपके इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क भी हो सकती है और आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत वाइटल है। रिस्क आपको, इन्वेस्टमेंट में रिस्क आपको हमेशा से ही मैनेज करना पड़ेगा। चाहे वो आप डाइवर्सिफिकेशन करें, वो आप स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करें या एसेट वाइज डाइवर्सिफाई करें या ग्लोबली एसेट वाइज आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स करें, वो आपका अपना तरीका है। लेकिन ये सब फैक्टर्स इन फ्यूचर आपके वेल्थ को घटाएगी, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आप किस हिसाब से अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करेंगे। आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, आप हो सकते हैं अपने पास कैश ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग फॉर्म में रख दे रहे हैं बैंक में, तो ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ये आपके लिए घाटा है।
आपके लिए घाटा है, क्योंकि आपकी वेल्थ पड़े-पड़े जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, करेंसी डिवैल्यू होती जाएगी, तो आपका परचेसिंग पावर घटता जाएगा और आपका पैसा ज़्यादा दिन अगर बैंक में पड़ा है विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा यूटिलाइज़ करके सरकार आपका पैसा आपके पैसे से सरकार डेवलपमेंट में खर्चा करेगी, सरकार का फ़ायदा होगा, सरकार डेट बढ़ाती जाएँगी इन फ्यूचर के लिए और इलेक्शन में दिखाएँगी हमने ये किया, वो किया, लेकिन आपका पैसा दाँव में लगा रहेगा। जब विजय माल्या जैसे लोग देश से कर्ज लेकर भाग जाते हैं, जिनका आज तक कुछ भी नहीं हुआ, नीरव मोदी जैसे लोग भाग जाते हैं देश से इतना कर्ज लेकर बैंकों से, तो वो पैसा बैंक कैसे दे पाई उनको कर्ज के साथ? वो आपका पैसा है। तो आप हार्ड एसेट रखना आपको ज़रूरी है जो आपके फ्यूचर वेल्थ बढ़ाएंगी। आप हार्ड एसेट ज़रूर तैयार करें जो कि फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करेगी। आप कैश बैंक में अगर रख देते हैं पूरा, आपको लग रहा है सब अच्छा है, आपका जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो इन्फ्लेशन के थ्रू वैसे ही घट जाएगी, परचेजिंग पावर वैसे ही कमेगा जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और आप अपना पैसा रख रहे हैं, उस पैसे को यूटिलाइज सरकार कर रही है और आपको रिटर्न घंटा मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाएगी और आपका वेल्थ हो जाएगा। तो एसेट तैयार करिए, एसेट चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस पैसों से चाहे वो गोल्ड हो, चाहे हार्ड एसेट्स और दूसरे हों, तो आपको तैयार करना पड़ेगा। आप इक्विटी में इन्वेस्ट रहिए, आप हार्ड एसेट्स तैयार करिए, आप दूसरे गोल्ड सिल्वर जैसे एसेट्स हमेशा से ही आप रखिए। आपको समझना पड़ेगा आपका मेन एम, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन पूरे स्थितियों से, कि कैसा आपका वेल्थ धीरे धीरे घटता जा रहा है और आपसे छीन लिया जा रहा है। तो एक सफल निवेशक, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स हमेशा से ही दिमाग में रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।